जीत गई बीजेपी, जीत गई मोदी। आप बनाओ वीडियो, अब करो विश्लेषण, कांग्रेस की हार का विश्लेषण। आज डिंग डिंगा डिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। जरूर बनाएंगे, वीडियो बनाना ही काम है, जरूर करेंगे विश्लेषण। आज जरूर करेंगे विश्लेषण कि कांग्रेस क्यों हारी, बीजेपी क्यों जीती। वो तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जो आपको कहीं और शायद देखने को ना मिले। हाँ हाँ, जरूर देखना कांग्रेस की हार का विश्लेषण। आज डिंग डिंगा डिंग। शुरू करते हैं। कई मुख्यमंत्री के चेहरे जनता के सामने पेश करना। जी हां, बीजेपी ने इन चुनाव में बाकायदा एक रणनीति के तहत किसी एक चेहरे को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया, बल्कि कई ऐसे चेहरे जनता के बीच में उतार दिए जिनके बारे में बाकायदा यह प्रचार हुआ कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकायदा केंद्र के मंत्रियों से लेकर सांसदों तक को चुनाव में उतारा गया, जिनके बारे में साफ तौर पर यह मैसेज गया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है। इसका फायदा बीजेपी को यह हुआ कि तमाम नेताओं ने, क्योंकि सभी लोग मुख्यमंत्री बनने की चाह रखते, तमाम नेताओं ने पूरा जोर लगाया और जिस जिस इलाके से वो नेता चुनाव लड़ रहे थे उस इलाके में बीजेपी को मजबूती मिली कि इस बार जो सत्ता है वो हमारे इलाके में आने वाली है, इस बार जो मुख्यमंत्री है वो हमारे इलाके से बनना है। कांग्रेस में भी कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन कांग्रेस में ये आपसी फूट की वजह से होता है, आपसी कलह की वजह से होता है। लेकिन अगर ये सब रणनीति के तहत हो, रणनीति के तहत हाईकमान ये बताए कि हमें इस रणनीति के तहत जाना है, इसमें कोई आपसी फूट या आपसी कलह नहीं है, मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला बाद में वो विधायक कर लेंगे जो चुनकर आएंगे। कांग्रेस बीजेपी की इस नीति को नहीं समझ पाई। कांग्रेस ने स्पष्ट चेहरा दिया कि मध्य प्रदेश में हमारे पास कमलनाथ है, हमारे पास राजस्थान में अशोक गहलोत है, हमारे पास छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हैं। निश्चित तौर पर ये अपने अपने राज्य के बड़े कांग्रेस के नेता हैं। बेशक कांग्रेस इन्हीं को मुख्यमंत्री बना देती, लेकिन अगर कुछ और चेहरों को इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया जाता तो बाकी इलाकों में जहां पर इन नेताओं का प्रभाव नहीं है वहां पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता था। हालांकि जब चुनाव शुरू होते हैं और जब नहीं भी होते हैं, बहुत सारे लोग विश्लेषण करते रहते हैं, लेकिन आपने एक बात नोट की होगी कि कुछ लोगों ने जब टिकटों का बंटवारा हुआ तभी से आशंका जाहिर करनी शुरू कर दी थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी टिकट बंटवारे में कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ रही है और कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट नहीं दे रही है। कांग्रेस जीते हुए चुनाव को हार सकती है इस वजह से। ऐसा पता है कांग्रेस में क्यों होता है? कांग्रेस में हर राज्य में कुछ बड़े बड़े नेता हैं। वो बेशक चुनाव जितावी नेता ना हो, वो चुनाव शायद खुद भी ना जीत सके और अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं, अपने जो समर्थक उम्मीदवार होते हैं, उनको भी ना जिता सके। बावजूद इसके उन नेताओं का पार्टी के भीतर एक कोटा फिक्स होता है कि आप बेशक खुद चुनाव ना जीत पाए, आप बेशक अपने जो समर्थक है उनको चुनाव ना जिता पाए, फिर भी आपको ये 10 टिकटें, आपको ये 20 टिकटें, आपके इलाके में जो टिकटें हैं वो आपके हिसाब से बटेंगी। कांग्रेस के भीतर ये जो कोटा सिस्टम है ये भी हर जगह पर बंटाधार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसका तोड़ कांग्रेस को निश्चित तौर पर निकालना चाहिए, वो चाहे सर्वे करवाए या किसी भी तरीके का कोई ओपिनियन पोल करवाए। हालांकि बीजेपी ने भी कोई सर्वे के आधार पर सारे टिकट नहीं बांटे, लेकिन बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं का टिकट काटने में, बड़े बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने में इससे गुरेज नहीं किया। जहां भी किसी कैंडिडेट को लेकर ज्यादा एंटी इंकम्बेंसी नाराजगी देखने को मिली और यह लगा कि यह हार सकता है तो उसका टिकट काटने में बीजेपी ने देरी नहीं की। यह काम कांग्रेस करने में नाकाम रही। महिलाएं, जी हां, बीजेपी ने इस चुनाव में महिलाओं को टारगेट करके, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बाकायदा नीति और इस तरह की रणनीति बनाई कि वो महिलाओं तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। लाडली बहना योजना का मध्य प्रदेश में आपने बार बार जिक्र सुना होगा, लेकिन इसी तरह का काम राजस्थान में भी किया गया और इसी तरह का कैंपेन
छत्तीसगढ़ में भी किया गया, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चलती है कि जहां पर जाति और धर्म की जो राजनीति है वो नहीं चल पाती। क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने देखा कि कर्नाटक में इस तरह का, जिस तरह से बजरंगबली का मुद्दा उन्होंने उठाया था, वो नहीं चल पाया था। हिमाचल प्रदेश में ये तमाम चीजें नहीं चली थी। राज्यों के चुनाव में ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। तो ऐसे में महिला वो वर्ग है जो जाति धर्म की राजनीति से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। महिला वो वर्ग है जो कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होता है। इसलिए बीजेपी ने महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं के जरिए प्रभावित करने की कोशिश की और उसमें बीजेपी कामयाब होती हुई नजर आई। हिंदू मुसलमान नहीं, कल्याणकारी नीतियां। जी हां, इस चुनाव में बीजेपी ये समझ गई थी, जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ा और जब चुनाव की शुरुआत नहीं हुई थी, जिस तरह से बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे कि सिर्फ हिंदू मुसलमान से बीजेपी नहीं जीतने वाली है। लगातार ये जो एजेंडा है ये फेल हो रहा है। हालांकि एक फैक्टर निश्चित तौर पर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी के दम के ऊपर आप जीत जाओगे। इसलिए जहां पर बीजेपी सत्ता में थी वहां पर बीजेपी की तरफ से और कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया। जो पब्लिक बेनिफिट्स की स्कीम्स थी उनकी राशि को बढ़ाया गया, उनके दायरे को बढ़ाया गया। जहां पर बीजेपी विपक्ष में थी, जो राजस्थान है, वहां पर कांग्रेस से ज्यादा बढ़ चढ़कर कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया। हालांकि बीजेपी जिन चीजों को रेवड़ियां बोलती है उसी चीज में कांग्रेस से आगे निकलने की, तमाम पार्टियों से आगे निकलने की बीजेपी ने कोशिश की। यानी कल्याणकारी योजनाओं का एक अच्छा खासा असर इस चुनाव में देखने को मिला। आगे क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से जो विपक्ष एक तरह से धराशाही नजर आ रहा है इन चुनाव में, वो विपक्ष मजबूत नजर आए, वो विपक्ष बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में नजर आए। उसके लिए कांग्रेस या इंडिया गठबंधन क्या कर सकता है? सबसे पहले इंडिया गठबंधन को अभी बैठक बुलाकर अभी से आगे की रणनीति पर काम करना होगा। जी हां, अभी से, टाइम नहीं है। आपका दिसंबर शुरू हो चुका है, जनवरी फरवरी, क्योंकि पूरे देश के बारे में रणनीति बनानी है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत कुछ चिंतन मंथन करना पड़ेगा। अभी से शुरू किया जाएगा तो ही तय हो पाएगा कि इंडिया गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी होंगी, किसकी क्या भूमिका होगी, किस राज्य में किस पार्टी को कितनी टिकटें मिलेंगी, किस पार्टी की ज्यादा भागीदारी होगी, कौन छोटी भागीदारी का पार्टनर होगा। और उसके साथ ही ये शुरू करना होगा कि कहां से कौन उम्मीदवार हो सकता है जो जिताऊ हो, किस पार्टी का उम्मीदवार कहां से जिताऊ हो सकता है। अगर इन चीजों के ऊपर अभी से काम शुरू होगा तो 2024 में शायद संभावना बने कि वो मोदी को, बीजेपी को टक्कर दे पाए। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने जनता के सामने बड़े बड़े वादे किए हैं। मोदी की गारंटी के नाम पर एक बड़ा मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस से बढ़ चढ़कर स्कीम्स का ऐलान किया है। अभी से विपक्षी दलों को, खासतौर पर कांग्रेस को, इन राज्यों में बीजेपी के ऊपर यह दबाव बनाना पड़ेगा कि जो ऐलान करके वो सत्ता में आई है वो उनको अमली जामा भी पहनाए। अगर बीजेपी ये करने में नाकाम रहती है और इस बात को जनता के बीच एक्सपोज करने में विपक्षी दल कांग्रेस कामयाब रहती है तो इसका सीधा फायदा लोकसभा चुनाव 2024 में होगा। एक्टिव अभी से होना पड़ेगा। ये जो बीजेपी बड़े बड़े वादे करके आई है सत्ता में, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाती है तो एंटी इनकम्बेंसी होने में वक्त नहीं लगता है। आपने देखा होगा कि पिछली बार कांग्रेस 3 राज्यों जीत गई थी, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां पर तमाम जगहों पर लगभग सारी की सारी सीटें, कुछ एक सीटों को छोड़कर लगभग सारी सीटें मोदी के खाते में गई थी। ये उल्टा भी हो सकता है, वो भी तब अगर कांग्रेस एक्टिव रहे और बीजेपी जो वादे किए हैं वो पूरे ना कर पाए। राजनीतिक ट्रेनिंग, जी हां, ट्रेनिंग। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहां बोलना है, क्या पार्टी लाइन है, क्या गठबंधन की लाइन है, किस राज्य का क्या मसला है, किस विधानसभा लोकसभा का क्या मसला है, उसी लाइन के ऊपर बोलना है। ये बाकायदा कांग्रेस को अपने नेताओं को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बीजेपी के भीतर इस तरह के बाकायदा वर्कशॉप्स होते हैं, सेशन होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर इस तरह का स्ट्रक्चर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इस तरह के कार्यक्रम अभी नजर नहीं आते। ये नहीं होने की वजह से बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बयान पार्टी की तरफ से या गठबंधन नेता की तरफ से दे दिए जाते हैं जिसका
पार्टी को, गठबंधन को नुकसान होता है, जवाब नहीं दे पाती पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन के ऊपर जवाब नहीं दे पाते। इसका नकारात्मक असर पड़ता है सीधे तौर पर जनता के ऊपर। टेलीविजन की नीति, जी हां, कांग्रेस को, विपक्षी दलों को, इंडिया गठबंधन को टेलीविजन को लेकर एक बाकायदा रणनीति बनानी पड़ेगी। बायकॉट करने से काम नहीं चलेगा। टेलीविजन को मैनेज करना पड़ेगा, खबरों को मैनेज करना पड़ेगा। ये देखने की कोशिश करनी होगी कि वहां से कितना सकारात्मक पार्टी या गठबंधन के लिए हम निकाल सकते हैं। क्योंकि आप अगर बायकॉट कर देते हैं, बायकॉट करके साइड में बैठ जाते हैं, फिर भी आपके फर्जी प्रवक्ता के तौर पर टेलीविजन के ऊपर जो लोग बैठते हैं वो आपके गठबंधन का, आपकी पार्टी का, आपके खुद के प्रवक्ता या फिर एंकर से ज्यादा नुकसान करते हैं। क्योंकि जनता के लिए एक ऐसे चेहरे को परोस दिया जाता है जो विपक्ष का चेहरा होता है, जो विपक्ष की बोली बोलता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। इसलिए टेलीविजन को लेकर आपको ऐसी नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी सिर्फ रैली के मंचों से, मोदी के भाषणों से चुनाव नहीं लड़ती है। टेलीविजन बीजेपी का सबसे बड़ा प्रचारक है, मोदी का सबसे बड़ा प्रचारक है, और टेलीविजन घर घर में है। सबसे ज्यादा असर टेलीविजन डालता है। सोशल मीडिया ये धरातल की सच्चाई आपके सामने पेश नहीं करती है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप जो भी कंटेंट एक बार देखते हैं वो बार बार आपके सामने उसी तरह का कंटेंट परोसती है। अगर मैं एंटी बीजेपी कंटेंट देखता हूं तो मेरे सामने एंटी बीजेपी वीडियोस ही यूट्यूब देगा। मेरे सामने फेसबुक एंटी बीजेपी ही कंटेंट परोसेगा। अगर मैं बीजेपी समर्थक हूं तो मेरे सामने बार बार मोदी की या मोदी समर्थित वीडियोस ही सामने आएंगी। तो ये बाइनरी होती है। अगर आप जिस तरह का कंटेंट देखते हैं आप उसी दुनिया में खोकर रह जाते हो और आपको ये लगता है कि सारी दुनिया ही ऐसी हो गई है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। बहुत बार हमने देखा कि सोशल मीडिया की जंग जीत करके देखिए हमारे इतने ट्वीट हो गए हैं, हमारे इतने ज्यादा व्यू हो गए हैं। इसको कांग्रेस नेता एक बड़ी जीत के तौर पर देखते थे और सेलिब्रेट करते थे कि हम बीजेपी से आगे निकल गए हैं। लेकिन आपको सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलकर देखना होगा कि क्या सच में इस चीज का असर जमीन के ऊपर भी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। चुनावी जो विश्लेषण हो रहा है पूरा का पूरा, उसमें हमने देखा कि ये छूट रहे हैं, जबकि ये महत्वपूर्ण है, इनके बारे में बात होनी चाहिए, वही आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की।